नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और हमने ये चैप्टर अपने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ भी ली थी। तो आपने देखा इस पार्ट में जो मेन इस पार्ट के जो किरदार हैं वो है वाई डी पंत जी, यानी कि यशोधर पंत जी। और उन्हीं का के विषय में ये पाठ बताया गया है कि किस तरह से वो पुरानी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं और किस तरह से अब, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो एक तरह से मॉडर्न हो गए हैं, आज के ज़माने के बच्चे हैं, और किस तरह से फिर एक जनरेशन गैप जो बीच में आता है और किस तरह से विचारों का जो एक मतभेद होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और कैसे यशोधर बाबूजी जो हैं वो किशन दास से प्रेरित होकर अपने जीवन में सारी चीज़ें करते हैं और किस तरह से उनको आज के टाइम की ये बातें, ये जो हम काम करते हैं वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम पड़ते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आपने देखा हम अपने पाठ को काफी पहले शुरू कर चुके थे, यानी कि लगभग 2 सेशन पहले। और हमने यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं शुरुआत की पढ़ ली थी कि किस तरह से जो वाई डी पंत जी हैं, यशोधर पंत जी हैं, वो एक तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। और ये सारी चीजें, ये चैप्टर केवल आप देखेंगे, ये पाठ केवल एक दिन का, यानी कि एक जिस दिन जो यशोधर बाबूजी हैं उनकी 25वीं सालगिरह है, 25th एनिवर्सरी है, जिसको सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी भी कहा जाता है, केवल उसी दिन का ये चैप्टर है। लेकिन मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा यहाँ पर यशोधर बाबू जी के द्वारा कितनी अच्छी यहाँ पर चीजें, यानी कि वो किस तरह से अपने जीवन को याद करते हुए जाते हैं, अपने बचपन के संघर्षों को याद करते हुए जाते हैं, और किस तरह से उनकी पत्नी जो है अपने टाइम पे किस तरह से उनके साथ एक महिला, जो होता है ना कि महिलाओं को इस तरह से रहना चाहिए, महिलाओं को इस तरह से रहना चाहिए, तो वो सारा उनके साथ व्यवहार हुआ। और अब वो इन सारी चीजों को जो है नहीं मानती और वो भी अपने बच्चों की तरह जो है आधुनिक हो गई है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यशोधर पंत जी जो हैं शाम के 5:30 बजे तक ऑफिस में हैं और अब वो शाम को घर को निकलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वो एक तरह से ऑफिस में एक उनका नियम है, किशन दास से जो उन्होंने बड़ी सीख ली है वो है कि दिन भर भले ही कैसी भी बातें हो जाएं, कैसा भी व्यवहार एक तरह से हो जाए, शुष्क व्यवहार, तो उसके निराकरण के लिए वो शाम को जाते वक्त एक तरह से एक मनोरंजक बात जरूर करते थे अपने जो उनके एक तरह से को वर्कर्स थे उनके साथ, जो उनके कलीग्स थे उनके साथ, कि तो यहाँ पर उन्होंने उनसे एक डायलॉग कहा था, वो था कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी ये जो सेक्शन की घड़ी है वो भी सुस्त हो गई है, क्योंकि किसंदा के जो जो यशोधर बाबूजी जो हैं उनके हाथ की घड़ी जो है आप देख सकते हैं ठीक 5:30 बजा रही है। और लेकिन जो यहाँ पर जो ऑफिस में जो घड़ी लगी हुई है उसमें अभी 5:25 हुए हैं। तो इस तरह से वो मनोरंजक एक बात करते हैं जिससे कि ऑफिस के का माहौल थोड़ा सा अच्छा खुशनुमा हो जाए। और उसके बाद पंत जी ने चड्डा की जो धृष्टता है उसकी ओर देख, यहाँ पर जो एक चड्डा है वो उनको कहते हैं कि जो बड़े बाऊ, आपका एक तरह से जो एक तरह से जो आपकी घड़ी है, मुझे लगता है कि बहुत पुरानी हो चुकी है, बाबा आदम के ज़माने की हो गई है। अब तो थोड़ा-सा इस डिजिटल घड़ी ले लीजिए, जापानी घड़ी ले लीजिए, वो थोड़ा-सा सस्ती भी आती है। और इस तरह से जो यशोधर बाबूजी हैं, वो एक लाइन बोलते हैं कि यह घड़ी मुझे मेरी शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। और बहुत है कि अब
तक राइट टाइम दे रही है, यानी कि हमें हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अब तक ये हमें राइट टाइम दे रही है। और इस तरह से फिर यहाँ पर खुल जाता है राज यशोधर बाबूजी की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी का। और सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी के लिए पूरा ऑफिस जो है उनसे जो है पार्टी लेता है, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नहीं मनाते, ये वो कहते हैं मैं इसको ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के चोचले हैं, और वो कहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर मैं फाइंड करता हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। पर किसी तरह से वो 30 रुपए अदा कर देते हैं, जिससे कि ऑफ़िस में छोटी-मोटी चाय की, समोसे की पार्टी हो सके। और उस टाइम पे यशोधर बाबूजी जो है वहां पर नहीं रुकते और वो घर की तरफ लौट आते हैं। जब वो घर की तरफ लौटते हैं तो आपने देखा किस तरह से आज बिरला मंदिर, क्योंकि वो रास्ते में उनका एक पूरा एक तरह से शेड्यूल है कि किस तरह से वो अपना जो 5:30 बजे की जो छुट्टी है, यानी कि 5 बजे की छुट्टी के बावजूद भी किस तरह से वो 8 बजे घर पहुंचते हैं, उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले तो वो वहां से बिरला मंदिर जाते हैं, बिरला मंदिर से पहाड़गंज जाते हैं, घर के लिए साग सब्जी लेते हैं, और उसी बीच किसी से मिलना मिलाना होता है तो फिर वो मिलकर आ जाते हैं। यानी कि पूरी जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है कि उन्हें 8 बजे तक, यानी कि 8 बजे तक उन्हें घर पहुंचना है, 8 बजे से पहले नहीं पहुंचना है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आज जब वो बिरला मंदिर जाते हुए उनकी निगाह आहते पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वहां पर किसंदा का कभी 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। और देखिए यहाँ पर जो है चीजें बदल रही हैं, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। किस तरह से जो पहले के पुराने मकान हैं, पुराने जो इमारतें हैं, उनको गिराकर इस तरह से 6 मंजिला इमारतें बनाई जा रही है। और इधर से गुजरते हुए वो कहते हैं कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को थोड़ा सा बुरा सा लगता है, क्योंकि देखिए उन्होंने अपना जो पूरा टाइम है एक बचपन का कहें या जो उनकी जवानी का जो समय है वो उन्होंने वहां पर बिताया है, और बहुत सारी यादें उनकी उस एरिया से जुड़ी हुई हैं। और वो कहते हैं सारा जो गोल मार्केट है दिल्ली का, वो तोड़कर वहां पर 1 मंजिला क्वार्टर्स की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। और यशोधर बाबू को एक तरह से ठीक नहीं लगा, वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, यह जरूर पता है, लेकिन वो कहते हैं गोल मार्केट ढहाए जाने का गम मनाने के लिए इस क्षेत्र में डटे रहने की गरिमा के अनुरूप आज तक उन्होंने 3D टाइप क्वार्टर मिलने की खबर उनके पास कई बार आई, लेकिन उन्होंने मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने उनको टाइप 3 का क्वार्टर मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो इस गोल्ड मार्केट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से उनकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और देखिए उनकी पत्नी का हमेशा ये कहना रहता रहता था कि कभी अगर ये भी टूट जाएगा तो तब क्या करेंगे आप। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि किसंदा यही फिकरा कहकर मुस्कुराते थे। तब उन्होंने कहा देखी जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। और इसी तरह से किसंदा भी उसी तरह से जो फिकरा कहकर मुस्कुरा देते थे, तो वही उन्होंने भी किया। और देखिए यहाँ पर सबसे एक मेन चीज जो है कि सच तो है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, क्योंकि वजह यह है कि इसी वजह से शायद वो जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते। और जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वो थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दिया करते थे। और अब उनका जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा लड़का एक विज्ञापन कंपनी की में संस्था में नौकरी पा गया है, और लेकिन उनको अपने पुत्र की ये अपने साधारण पुत्र की ये असाधारण जो सैलरी है वो समहाउ इम्प्रॉपर समझ आती है। यानी कि उस टाइम पे जब 1500 रुपए आज यशोधर बाबूजी को अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आकर मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे उनके बेटे को 1500 रुपए शुरुआती नौकरी में मिल रहे थे। तो उनको ये अपने साधारण से पुत्र को असाधारण सा वेतन देने वाली ये नौकरी कुछ समझ नहीं आई थी। वो कहते थे कि 1500 रुपया यानी कि 1500 रुपए के पास तो अभी हम रिटायरमेंट के टाइम पे पहुंचे हैं, और शुरू में ही 1500 देने वाली इस नौकरी में कुछ जरूर पेच होगा।
और जैसे मैंने आपको बताया उनका दूसरा बेटा जो था आईएएस की तैयारी कर रहा था, और उनकी जो छोटी बेटी थी वो हमेशा, उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था पढ़ने के लिए, और उनकी एकमात्र बेटी तमाम प्रस्ताव अस्वीकार कर रही थी विवाह के, और साथ ही डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाने की धमकी दे रही थी। तो इस तरह से यशोधर बाबू जहां पर अपने बच्चों की इस तरक्की से खुश थे, यानी कि देखिए एक तरह से उनके 4 बच्चे हैं, और चारों जो बच्चे हैं वो क्या है, अपने पैरों पर खड़े हैं और कुछ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा राह भटक गया हो, जो कम पढ़ाई कर पाया हो। तो एक तरह से वो संपन्न है अपने बच्चों की तरफ से, यानी कि जहाँ यशोधर बाबू को इस तरक्की से खुश होते थे, क्योंकि एक बेटा 1500 रुपए नौकरी पा गया है, एक बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक बेटा स्कॉलरशिप लेकर विदेश चला गया है पढ़ाई करने, और बेटी भी स्कॉलरशिप लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ से उनको खुशी भी थी, वो तरक्की से खुश होते थे, वहां थोड़ा सा समहाउ का भी अनुभव करते थे, यानी कि उनको लगता था कि कई बार ये सारी चीजें, यानी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखिए उन्होंने कैसे बताया कि ये खुशहाली भी कैसी, जो अपने पर अपनों में परायापन पैदा कर दे। अब देखिए 4 लोग हैं परिवार में, और चारों ही बटे हुए हैं, 4 बच्चे हैं, चारों ही बटे हुए हैं। वो कहते हैं अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ नहीं जचती थी। एनीवे जनरेशन गैप तो होता ही है, सुना ही होगा। ऐसा कहकर वे स्वयं को दिलासा दे देते थे, और आपने देखा है कि आज के टाइम पे किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं जानते, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं जानते, अपने रिश्तेदारों को नहीं जानते, और जानने पर भी वो जो एक रिस्पेक्ट का लेवल है वो नहीं रख पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो एक तरह से इन सब की थोड़ा सा हम जड़ कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है लोग ज्यादातर इसमें बिजी हो गए हैं, उनको अपने परिवार, अपने जो रिलेटिव्स, उनकी बहुत ज्यादा एक तरह से नहीं चिंता है। तो वो इसको जनरेशन गैप मानते हैं, और फिर ऐसा कहकर स्वयं को ही दिलासा देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू को अपनी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं थी, यानी कि जो यशोधर बाबू जी की पत्नी थी, उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से, यानी कि उनकी पत्नी के जो मूल संस्कार थे वो उन संस्कारों से किसी भी तरह से आधुनिक नहीं थी, यानी कि सब कुछ रीति रिवाज वो निभाती थी, सब कुछ फॉलो करती थी, सब कुछ नियम से चलती थी, नियमों से वो आधुनिक नहीं थी। लेकिन लेकिन अपने बच्चों के साथ, यानी कि जो एक तरह से बच्चों की तरफदारी करने की मजबूरी ने भी उन्हें मॉड बना दिया। देखिए कई बार होता है ना कि जो बच्चे जो चीज अपने पिता से नहीं कह पाते हैं वो अपनी माता से कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं। तो कई बार बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए माँ को उनका दोस्त बनना पड़ता है, उनका मित्र बनना पड़ता है। तो यहाँ पर उनकी जो माँ है वो बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ, यानी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, इस तरफदारी करने की सुलभ वो भी मॉडर्न बन गई। और वो कहते हैं कुछ यहाँ तक भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यानी कि यशोधर बाबू की शादी जिस समय पर हुई थी, तो उनके 2 विवाहित बेटे भी उनके फैमिली में रहा करते थे, उनके परिवार के, ताऊ जी के। और इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे जो बहुएं थी उनमें गजब का तनाव होता था, और लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, और बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा जैसे मानो मैं कोई जवान औरत नहीं बल्कि बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर लागू होते थे। लेखक कहते हैं कि जितने भी जो नियम थे वो जितने भी इन पर लागू होते थे उतने ही नियम जो है मुझ पर भी लागू होते थे। घरवाली से घरवाली बच्चों से, बच्चे उससे
सहानुभूति व्यक्त करते हैं, फिर भी यशोधर बाबूजी से उन्मुक्त होकर कहती हैं कि तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सभी सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह भी ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। यानी कि उन्होंने वो अपने पति को समझाती थी कि किस तरह से जो उनके बच्चे हैं वो भी एक तरह से वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, क्योंकि आप ओल्ड एक तरह से पुराने विचारों के हो, पुरानी सिचुएशन। देखिए हर चीजें जो हमारे आधे विचार होते हैं ना, वो हमारी सिचुएशन परिस्थिति से भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आपकी इस बात को नहीं मानते, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और वो कहती मैं भी आपकी बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुभिता होगा, सुहाता होगा, सही होगा। और वो कहती हैं कि मेरे सब कहने से वह सब ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता, साफ बात। वो कहती है मेरे कहने से मुझसे ये सारा ढोंग ढकोसला नहीं हो सकता है, साफ बात है। कर्म कांड कुल परंपरा सबको ढंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू शाइनल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह में मजाक उड़ा देना चाहते हैं। यानी कि अपनी पत्नी के विद्रोह में उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं और अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाता है कि तमाशा जो है उनका बन रहा है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जिस तरह किसंदा का क्वार्टर था, उसी के सामने खड़े होकर उन्होंने एक गहरा निश्वास छोड़ा। अब आप देखिए ये कहानी जो चल रही है ये केवल और केवल चल रही है दफ्तर से निकलने की, और दफ्तर से निकलने के बाद किस तरह से वो रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं और किस तरह से वो सारी चीजें यहाँ पर सोच रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किसंदा जो है एक तरह से यहाँ पर बताया कि वो थोड़ा सा पुराने विचारों के हैं। तो उनकी माँ जो है, उनकी पत्नी जो है, वो भी यही कहती हैं कि अब मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी, यानी कि मैं ये ढोंग ढकोसला में नहीं करूंगी। तो जिस तरफ वहां पर किसंदा का क्वार्टर था जहां पर वो पहुंचे, जिसकी वो बात कर रहे थे, तो वहां पर खड़े होकर उन्होंने एक गहरा निश्वास छोड़ा, एक गहरा श्वास छोड़ा। और यशोधर जी ने अपने पुत्र से पूछा कि क्या बेटर नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। तो देखिए उस टाइम पे उन्होंने अपने से पूछा, यानी कि अपने आप से पूछा, जिस टाइम पे उन्होंने किसंदा के क्वार्टर पे वो पहुंचे, क्योंकि किसंदा भी शादीशुदा नहीं थे। और जब वो किसंदा के क्वार्टर पर पहुंचे तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि अपने आप से कहा क्या ये बेटर नहीं था कि किसंदा की तरह ये घर गृहस्थी का बवाल ही ना होता और लाइफ जो थी, हमारा जीवन जो था, वो कम्युनिटी के लिए हम डेडिकेट कर देते, इस समाज के लिए दे देते। फिर उनका ध्यान उस ओर गया कि बाल जीती जती किसंदा का बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा। अब देखिए वो वापस आ गए अपने उस ख्वाब से। वो कहते हैं बाल जती किसंदा का बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से मैं एक ने उसे अपने यहाँ रखने की कोशिश नहीं की। तो वो कहते हैं कि एक तरह से उनके लिए ये सारी चीजें, उनका जो बुढ़ापा था बहुत ज्यादा सुखी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे वो कहते हैं कि मैंने उनके लिए जो जमीन ली, उनके जो बाकी के मित्र थे, जो दोस्त थे उनके, जो उनके एज के थे, उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर जमीन ली,
मकान बनाए, उस पर वो रहने लगे। और वो कहते हैं कि किसंदा ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कभी उनको भी मकान की ज़रूरत पड़ेगी या कभी वो भी रहेंगे। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं लेखक कहते हैं कि रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उनको क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उस टाइम पे उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की, यानी कि जो उनसे उपकृत थे, ठीक है, जिनके ऊपर उन्होंने कृपा की थी। जिस तरह से लेखक स्वयं बताते हैं कि जब वो गांव से पहली बार आए थे तो वो किसी को नहीं जानते थे, वो किसंदा के क्वार्टर में रुके थे और किसंदा एक तरह से उनको पैसे भी दिया करते थे कि ये पैसे तू घर भेज दे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी नौकरी नहीं लगी हुई थी। और इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे उपकार किसंदा ने बहुत सारे बच्चों पर किए, बहुत सारे लोगों पर किए, लेकिन आज उनके द्वारा, यानी कि जब उनको मकान खाली करना पड़ा, उनको जरूरत थी, तो किसी ने भी उनको अपने घर में रखने की पेशकश नहीं की। और लेखक कहते हैं कि यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भी नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार कहाँ रहते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहा, फिर अपने गांव चला गया और बाद उसकी मृत्यु हो गई। लगभग साल भर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज्यादा पेंशन नहीं खा सका था बेचारा। विचित्र बात है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता और सूखता चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो होगा। उसने यशोधर बाबू को जो है यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वो अपने आप ही ये सारी चीजें सोच रहे हैं, अपने मन में ये सारी चीजें सोच रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, परिवार नहीं होता है, उनके रिटायरमेंट के बाद जो हुआ से ही मौत हो जाती है। यानी कि क्योंकि किसी को नहीं पता कि इंसान को क्या हुआ था, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रहा था, किस तरह से वो रह रहा था। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मौत होती है। अब यहाँ पर वो कहते हैं यह जानते हैं कि यशोधर जी बच्चों का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी करें और ऐसा संकेत दें कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, क्योंकि जो किसंदा थे उन्होंने काफी एक तरह से कमाया भी था, लेकिन उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि उन्हें कहीं पर घर बनाना चाहिए, उनको कहीं पर जमीन लेनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों की ही रिटायरमेंट के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है। और लेखक कहते हैं कि यह जानते हैं यशोधर जी बच्चों का होना भी जरूरी है। यही सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं। वो कहते हैं बच्चे का होना जरूरी है, बच्चे का होना जरूरी है, क्योंकि एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से बात प्रश्न चिन्ह जो है बन जाती है। तो कहते हैं बच्चे का होना जरूरी है। और यहाँ पर बाकी वो कहते हैं कि देखिए सही यह है कि बच्चे मनमानी कर रहे हैं, कि कोई बात नहीं, अगर वो हैं तभी वो मनमानी कर रहे हैं। और ऐसा संकेत दे कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपनी मर्यादा पुरुष, लेखक कहते हैं, अपने मर्यादा पुरुष किसनदा से सुनी हुई यह बात, वो कहते हैं वो अपने मर्यादा पुरुष किशनदा से सुनी हुई यह बात भूले नहीं है कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, यद्यपि युवा। अब यहाँ पर कहते हैं यशोधर जी को विश्वास नहीं होता, तथापि किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सैकड़ों शो सिनेमा के देख आना, और कौन करम ऐसा है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर यशोधर बाबू जी जो हैं उन्होंने मर्यादा पुरुष होने की, यानी कि जो अपनी मर्यादा में रहता है, जो अपने एक तरह से पुरुष होने का जो वर्चस्व है उसको बनाए रखता है, तो उसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किसंदा की जो सुनी हुई बात है वो कभी नहीं भूलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने इस पाठ से जुड़ा हुआ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से एक जो जनरेशन गैप जो आ जाता है, तो किस तरह से विचारों में परिवर्तन आ जाता है और किस तरह से परिवार में मतभेद बनने लगते हैं। तो अभी भी किसंदा जो है अपने घर यहाँ पर यशोधर बाबू जो हैं वो अपने घर नहीं पहुंचे हैं, अभी भी वो पूरे रास्ते जो है सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से किसंदा उनको रखते थे, किस तरह से क्या था, किस तरह से चीजें कैसे मैनेज हुआ करती थी उस टाइम पे, और अब कितनी सारी चीजें बदल गई हैं। तो अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर चैप्टर का काफी सारा पार्ट अभी भी हमारा शेष है, तो उसको घर पर एक बार जाकर रिवाइज करें। कोई भी डाउट होता है चैप्टर से तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।